गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब ठीक होंगे, अपने और अपने परिवार वालों का ख्याल रखे होंगे। दोस्तों, कहा यह जाता है कि मोबाइल ने जब से लोगों की जिंदगी में दस्तक दी है तो लोग अपनी संस्कृति और परंपराओं को लगातार भूलते चले जा रहे हैं। अब लोगों पर हावी हो गई है तो पश्चात संस्कृति पूरी तरह से लोगों के ऊपर से हावी हो गई है, क्योंकि मोबाइल में जो देखते हैं फिर वैसे ही करने की वो एक कोशिश करते हैं। एक दौर था जब रिश्तों को बहुत ज्यादा मायने दिया करते थे। माँ बाप भाई बहन में हर एक रिश्ते को परिवार ही नहीं बल्कि गांव के भी हर रिश्ते को और समझा जाया करता था। दरअसल पहले गांव की बेटी हो, वो हर चाहे किसी भी जाति किसी भी समुदाय की क्यों न हो, हर कोई उसे अपनी बेटी बहू की तरह समझा करता था। लेकिन अब गांव तो छोड़िए, बिल्कुल आसपास हो या फिर घर परिवार के भी रिश्ते बिल्कुल पूरी तरह से उनके मायने बिगड़ चुके हैं, और इसके लिए कहीं ना कहीं मोबाइल पूरी तरह से जिम्मेदार है। आज की जो घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, इस घटना में भी कुछ ऐसा ही होता है। एक रिश्ता ऐसा बनाया जा रहा था जिस रिश्ते को लेकर के कुछ लोग ऐतराज भी कर रहे थे, और यही ऐतराज की वजह बनती है 3 कत्ल। और जब इस घटनाक्रम का खुलासा होता है तो लोगों को यकीन ही नहीं हो रहा था कि इस घटना के पीछे की वजह यह भी हो सकती है। कातिल ने जो कत्ल किया था वो तो यह सोच समझ कर किया था कि शायद वह कभी पकड़ा नहीं जाएगा, लेकिन एक गलती कर जाता है, और वह गलती वह कैमरे में कैद हो जाता है। और कोई नहीं जानता था कि जब पुलिस ने इस घटनाक्रम को तफ्तीश की, बड़ी बारीकी से इसकी जांच पड़ताल की, कातिल को सलाखों के पीछे पहुंच जाता है और लोगों को एक ऐसा क्रूर चेहरा सामने नजर आता है जिसको देखकर हर कोई परेशान हो जाता है। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, यह सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश का एक जिला है गाजीपुर, और ठीक गाजीपुर का ही एक थाना लगता है नंदगंज, और इसी थाना क्षेत्र का एक गांव लगता है खिलवा। बात कर रहा हूं 6 और 7 जुलाई की देर रात, 2024 की बात कर रहा हूं, ये 2-3 दिन पहले देर रात लगभग 1:15 के आसपास का वक्त हो रहा था। बिल्कुल अंधेरा था। एक लड़का जिसको उम्र लगभग 16 साल के आसपास था, जिसका नाम है आशीष, और आशीष ने जैसे ही घर के अंदर कदम रखा बिल्कुल अंधेरा हो रहा था, और उसे किसी चीज की ऐसा ठोकर लगता है जिस ठोकर से वो जमीन पर गिर जाता है। अब देखता क्या है कि घर में एक लाश पड़ी हुई है। उसने जो टॉर्च जलाई, जो उसके पास था, उसने जो रोशनी की मोबाइल से, तो पता चलता है कि उसका भाई चौखट पे पड़ा हुआ है, और उसने देखा कि उसकी माँ भी चारपाई पर जो लेटी हुई थी वो भी मरी हुई है, और उसके बगल में ही उसका बाप का भी लाश पड़ा हुआ था। चारों तरफ ब्लड फैला हुआ था, खून बिखरा हुआ था। जब उसने यह दृश्य अपनी आंखों से देखा तो इस दृश्य को देखने के बाद उसकी हालत खराब हो जाती है, और वो जोर जोर से चीखने लगता है। जोर जोर से चीखने और चिल्लाने के बाद रात करीब 1:17-18 के आसपास का वक्त रहा होगा। पड़ोसी जाग जाते हैं और पड़ोसी भाग करके आते हैं। उसके बाद बाकी लोग भी आते हैं। यहां से यह लड़का निकल के आशीष तेजी के साथ अपने ताऊ जी के घर पे जाता है, और वहां जाकर के बताता है कि पापा और मम्मी को और भैया को किसी ने मार दिया है। जैसे ही यह बात उसके ताऊ जी को पता चलती है, ताऊ जी भी और जो आसपास के लोग थे, अब यहाँ सैकड़ों की संख्या में लोगों का जमघट लग जाता है। जिस जिस लोगों ने इस दृश्य को अपनी आंखों से देखा था, वो देखकर बड़ा हैरान होता जा रहा था कि आखिरकार यह कत्ल किसने किया है, यह हर कोई जानना चाहता था। देखते देखते कोई व्यक्ति पुलिस को फोन कर देता है। पुलिस के पास जैसे ही फोन पहुंचता है तो एसपी ओमवीर सिंह और एसएसपी सिटी, एसएचओ सीओ भारी पुलिस बल के साथ रात के 2 बजे मौके पर पहुंच जाते हैं, और देखते क्या है कि 3 लाशें पड़ी हुई है। घर के अंदर 2 लाशें झोपड़ी के अंदर थी, और एक लाश घर के बाहर थी, यानी कि चौखट पे पड़ी हुई थी। यह कत्ल किसने किए थे, बस यही एक सवाल था, हर कोई जानना चाहता था। और जैसे जैसे यह घटना लोगों को पता चलती है तो आसपास के इलाके के जितने भी गांव होते हैं वहां तक जब यह खबर फैलती है तो अब बड़ी संख्या में लोग वहां पे जुड़ने और इकट्ठे होने शुरू हो जाते हैं। दिन निकल आता है। दिन निकलने के बाद अब लोगों में एक उबाल बन रहा था। पुलिस ने किसी तरकीब से इन तीनों शवों को कब्जे में लिया। कब्जे में लेने के बाद इन्हें पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। अब गांव वालों से पूछा जाता है कि यह कत्ल किसने किया है, कोई शक, इसके पीछे की वजह क्या हो सकती है। सवाल बहुत सारे थे। उन सवालों को जब पूछे जाते हैं तो यह जो मृतक होता है, मरने वाला, जिसका नाम होता है मुंशी बिंद यादव, जिसकी उम्र लगभग 45 साल के आसपास होती है, उसकी पत्नी का जिसका नाम होता है देवंती, जिसकी उम्र 40 साल के आसपास होती है, और उनका एक बेटा जिसका नाम होता है रामाशीष।
रामाशीष मुंशीबिंद और देवबंदी, ये तीनों की मौत हो चुकी थी। इसको मार दिया गया था बुरी तरह से। ऐसा लगता था जैसे किसी भारू वस्तु से या किसी धारदार चीज से पूरी तरह उनके गला को रेत दिया गया हो। एक बेटा बचता है जो कि 16 साल का था। पुलिस जब उसके पास पहुंचती है, अब यहाँ पर जो एडीजी पीयूष हैं, साथ ही डीआईजी डॉक्टर ओपी सिंह और एसएसपी और तमाम आला अधिकारी जो मौके पर पहुंचते हैं, तो मीडिया वालों का भी वहां पे जमघट लग जाता है। इस कत्ल की घटना को सुनने के बाद हर कोई यहाँ पे जुटता है। दरअसल अब यही सवाल था कि आखिरकार कत्ल करने वाला कातिल कौन है। उधर तो पोस्टमार्टम के लिए इन लोगों में लगातार उबाल फैल रहा था और उबाल की वजह से सुबह लगभग 9:30 के आसपास का वक्त था। शहरी नंदगंज मार्ग पर बड़ी संख्या में लोग इकट्ठे हो जाते हैं और इकट्ठा होने के बाद वहां पर जाम लगा देते हैं। यह जो व्यक्ति मरा है जिसका नाम है मुंशी बिंद, उसका जो बड़ा भाई होता है राम प्रकाश बिंद, लोगों ने उसको पकड़ लिया। उसको पकड़ के उसको पीटने लगा। लोगों में गुस्सा था कि इन्होंने ही जानबूझकर पुलिस को शव दे दिए हैं। कहीं ना कहीं इस घटना के पीछे यही इन्वॉल्व लगता है। अब जैसे ही यह बात आती है तो बड़ा भाई रामाशीष बिंद वो भी रोने लगता है, गिड़गिड़ाने लगता है, कहता है कि मैंने किसी का कत्ल नहीं किया। मुझे मत मारो। पुलिस आकर के उसे बचा तो लेती है, लेकिन पुलिस उन्हीं से पूछती है कि तुम्हारा किसी पर कोई शक है क्या। तो गांव के ही एक व्यक्ति का नाम लिया जाता है। जब गांव का एक व्यक्ति का नाम इसमें आता है, तब उसी व्यक्ति के साथ साथ 5 लोगों को और भी हिरासत में लेकर पूछताछ की जाती है। जिनके नाम लिए गए थे इस घटनाक्रम में, कहीं से भी वो इस घटनाक्रम में शामिल नहीं होते दिख रहे थे। आखिरकार पोस्टमार्टम के बाद शव आ जाते हैं और जब शव आते हैं तो चौचक घाट है, शमशान घाट, वहाँ पर जाकर चौचकपुर शमशान घाट पर इन शवों का अंतिम संस्कार करने के लिए एकमात्र छोटा बच्चा बचा था, 16 साल का आशीष, उनको बुलाया जाता है। और जब उससे बातचीत कर रहे थे, बात करते करते वो जोर जोर से रोने लगता है और रोते रोते बेहोश हो जाता है। जब बेहोश होता था, गांव वालों का उनको देख करके रोना आ रहा था। गांव वाले कह रहे थे कि यदि यह लड़का मौके पर मौजूद होता तो शायद यह भी मारा जाता। लेकिन पुलिस ने पूछा कि आखिरकार बेटा तुम कहाँ गए थे, पुलिस का ये कहना था। तब उसने कहा कि गांव में ही एक तिलक समारोह चल रहा था जहाँ पर ऑर्केस्ट्रा का प्रोग्राम था, नाच गाने का माहौल था। वो लड़का उसमें चले गया था। उन्होंने कहा कि मेरे परिवार के, यानी कि मेरे पिताजी और माँ और भाई सब गए हुए थे इस प्रोग्राम में। लेकिन जैसे ही रात 10:30 और 11 के आसपास का वक्त था, उनके पिताजी कहते हैं कि चलो रात देर हो गई है, घर चलते हैं। यानी कि चारों जने, अब जो 3 मर चुके थे, एक जो जिंदा बचा हुआ था, वो चारों घर वापस आते हैं। और लड़का जो छोटा वाला था वो थोड़ा सा शरारती तत्व का लड़का था। वह चुपके से रात को मौका मिलते ही निकल जाता है। मौका मिलते ही वहाँ से जाकर के फिर से ऑर्केस्ट्रा में चला जाता है। और ऑर्केस्ट्रा से जब वापस लौट करके 1:15 पर आता है, तब पता चलता है कि ये 3 लोग मारे जा चुके हैं। पुलिस वालों ने उनकी उन्होंने पूरी कहानी बताई। पुलिस वालों ने जब इस मामले को उसकी कहा सुनी के बाद जांच पड़ताल करना शुरू कर दिया। इसके लिए 5 टीमें गठित की जाती है और लोगों को आश्वासन दिया जाता है, शांत किया जाता है। लोगों से कहा जाता है बस किसी तरकीब से 24 से 48 घंटे का समय दिया जाए, थोड़ा सा शांत हो जाओ, थोड़ा सा वक्त दे दो, जैसे ही वक्त दोगे हम अपना काम ईमानदारी से करेंगे। 5 टीमें बड़ी ईमानदारी से लग जाती है। एक एक चीज़ को बारीकी से लोगों के पास जाया जाता है, जो भी इस घटनाक्रम से जुड़ा हो, चाहे वो प्रत्यक्ष रूप से हो या अप्रत्यक्ष रूप से हो, उन सबसे बातचीत की जाती है। आखिरकार पुलिस उस तिलक समारोह तक पहुंच जाती है। तो वहां जाकर के पता चलता है कि इस पूरे घटनाक्रम की वीडियोग्राफी भी हुई है। जब उस वीडियोग्राफी होती है तो पुलिस ने उस वीडियोग्राफी को देखना शुरू कर दिया, तो पता चलता है कि वाकई जो लड़का कह रहा है वो बिल्कुल सच था। उस वीडियोग्राफी में वो चारों जने मौजूद थे। अब चारों जने आए तो थे, यानी कि बाप बाप माँ और दोनों भाई, चारों के चारों वहाँ मौके पर मौजूद थे। बीच में 10-11 बजे के आसपास वो वहाँ से चले जाते हैं। उस वक्त वो दिखाई नहीं देते थे। पुलिस ने एक बार फिर से इस वीडियोग्राफी को देखना शुरू किया। पुलिस ने जब उस वीडियोग्राफी को देखा तो पुलिस किसी एक चीज़ को देख करके बड़ी हैरान हो जाती है। दरअसल जो लड़का रात को दोबारा जाता है, उसमें जो उसने कपड़े पहने हुए थे, और जब वो दूसरी बार वापस लौट करके आता है, वो जो कपड़े पहने थे वो बिल्कुल ही अलग थे। अब एसएसपी हो या आईजी या डीआईजी, जो बड़े बड़े अधिकारी थे, उन्होंने इस लड़के को पूछा कि आशीष, जब तुम आए थे जो कपड़े पहने हुए थे और जब दूसरी बार आए थे वो कपड़े बिल्कुल अलग क्यों आए, आखिर ये राज समझ में नहीं आया। उन्होंने कहा कि सर मैं इस प्रोग्राम में आया था, मैं इसलिए ठीक ठाक कपड़े पहन के आया था फैमिली के साथ, बाद में मैंने नॉर्मल कपड़े पहन लिए। पुलिस ने कहा कि ठीक है,
समझाने की कोशिश तो तुमने की है, लेकिन जो कपड़े तुम पहने हुए थे पहली बार, जो वीडियो में दिखाई दे रहा था, बस वो कपड़े ला करके हमें दे दो। जब वो कपड़े मांगे जाए तो वो लड़के कपड़े ला करके नहीं दे पाता है। पुलिस ने जब उसे सख्ती से पूछताछ करना शुरू कर दिया, तब उसने एक कहानी सुनाई, जिसको सुनने के बाद हर कोई हैरान हो जाता है, परेशान हो जाता है। दरअसल वो बताता है कि गांव के ही एक पड़ोस की लड़की, जिससे वो 2 साल से प्यार कर रहा था, जब वो 14 वर्ष का था, तब से ही उस गांव की लड़की से उसे प्यार हो जाता है और अपने प्यार का इजहार कर लेता है। लड़की को मोबाइल भी देता है, कभी कभार जब मौका मिलता तो उनसे बातचीत कर लिया करता। बस यही उसने अपने माता पिता और भाई को बताया। उनसे कहा कि मैं इस लड़की से शादी करना चाहता हूँ। अभी वो 16 साल का ही लड़का है और उस लड़की की भी उम्र बेहद कम होगी। इस लड़की नाबालिग है, जिसकी वजह से उस लड़की की आइडेंटिटी हम लोग क्लोज कर रहे हैं, क्योंकि जब लड़का 16 साल का है तो जाहिर सी बात है कि लड़की भी नाबालिग ही है। जब उसने यह बात अपने पिता को बताया तो उन्हें भी बड़ा ऐतराज होता है। बाप ने समझाने की कोशिश की कि बेटा, गांव की बेटी है और गांव की बेटी बहन की तरह होती है, इसीलिए इस रिश्ते को जोड़ने की कोशिश मत करो। इस रिश्ते को जोड़ोगे तो लोगों को ऐतराज होगा, अच्छा नहीं लगेगा, समाज में गलत मैसेज जाएगा, तुम्हारी गलत इमेज बन जाएगी। बाप ने समझाने की कोशिश की, माँ ने भी समझाया और उनका भाई भी समझाया, लेकिन वो लड़का था कि उन्हें समझ नहीं आ रहा था। 16 साल का वो लड़का जो अभी 10वीं या 11वीं की क्लास में पढ़ ही रहा था, और उसके बाद उसने जो इस घटनाक्रम को अंजाम दिया, उसे सोचकर हर कोई सिहर जाता है। दरअसल जब उसके पिता रात को वापस लौट करके आए तो एक बार फिर से वो वहाँ दोबारा जो जाता है, लेकिन कपड़े बदल के जाता है। और इस वक्त जो यहाँ से वो गया था, वो 3-3 कत्ल करके जाता है। सबसे पहले उसने अपनी माँ को मारा, पिता को, भाई को। मारने के लिए उसने एक बाजार से खुरपी खरीदी थी। उस खुरपी यानी कि जो घास खोदने वाली खुरपी होती है। काफी तेज धार लगाई और तेज धार लगाने के बाद माँ के पीछे खड़ा हो जाता है और पूरी ताकत से उस खुरपी को अपनी माँ के गर्दन पे वार कर देता है। जैसे ही माँ की गर्दन पे लगती है, तुरंत ही खुरपी से उसकी माँ एक ही खुरपी से उसकी माँ की मौत हो जाती है, यानी कि वो विरोध करने की स्थिति में भी नहीं रह पाती है। अब दूसरी चारपाई पे उसके पिता लेटे हुए थे। उन्होंने उसके पास गया और ठीक उसी प्रकार से पिता के गर्दन पर भी वैसा ही वार कर देता है, जैसे कि माँ के पीछे खड़े होकर के उन्होंने किया था। पिता भी विरोध करने की स्थिति में थोड़ा बहुत था, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाते, वह कुछ कह पाते या देख पाते कि आखिरकार कौन उसको मार रहा है, तुरंत ही दूसरी खुरपी मार दी जाती है। तड़प तड़प के वो उनका दम तोड़ देते हैं वो बेचारे। भाई कमरे के बाहर सोया हुआ था, वो घर के अंदर गया और वहां से झोपड़ी से सीधे वो कमरे के अंदर में जाने के बाद अपने भाई के पास बहुत तेजी के साथ, जैसे माँ और बाप को मारा था, ठीक वैसे ही मारता है अपने भाई को। और जब भाई को मारता है तो भाई वहां से अपनी गर्दन को पकड़ करके जब घर से बाहर भागने की कोशिश कर रहा था, तो ज्यादा दूर नहीं चल पाता है, महज 20 मीटर की ही दूरी वो तय कर पाया था और चौखट के पास आकर के गिर जाता है। जैसे ही वो गिरता है, उसके बाद पीछे से उसका छोटा भाई आता है और उसको ताबड़तोड़ वार करके उसको भी मौत के घाट उतार देते हैं। आराम से कपड़े बदलता है और कपड़े बदलने के बाद उसे लगता है कि वो पकड़ा नहीं जाएगा, सीधा वो फिर से वही ऑर्केस्ट्रा वाले प्रोग्राम में चला जाता है। वहां जाने के बाद अपने दोस्तों से कहता है कि अब रात ज्यादा हो चुकी है, चलो वापस चलते हैं। अपने दोस्तों के साथ वो वापस आ रहा था और घर जाने पहुंचने ही वाला होगा, उससे पहले ही शोर मचाना शुरू कर दिया। अब गांव के लोगों से जब बातचीत की जाती है कि तुम्हें पता कैसे चला, तो गांव के लोगों ने ही इस लड़के पे शक जाहिर किया था। जिस व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया था, उस व्यक्ति ने भी बता दिया था कि यह लड़का उन्हीं की बेटी के साथ प्रेम कर रहा था। लेकिन एक ही घर में 3 कत्ल हो जाते हैं, इसलिए पुलिस जल्दी से उस पर हाथ नहीं डालना चाहता था, क्योंकि गांव वालों ने एक तरह से उनका उबाल पे था। वैसे ही उन लोगों ने रास्ता जाम कर रखा था। अगर इस लड़के से एकदम से पूछताछ करना शुरू कर देते तो शायद बवाल और ज्यादा बढ़ जाता। जब इस घटनाक्रम का खुलासा हो जाता है, इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाती है और एफआईआर में जो धाराएं लिखी गई है, उन धाराओं से तो पता चलता है या तो लड़के को आजीवन कारावास होगा या फिर उसे फांसी की सजा होगी। अब शायद वो जिंदगी में कभी उस लड़की से मिल ना पाए, कभी वो शादी ही न कर पाए, क्योंकि उसने जो किया है, जो उस अपराध की सजा शायद कभी माफी नहीं हो सकती है। वहीं उसकी पूरी जिंदगी सलाखों के पीछे ही गुजर जाएगी। काश उन्होंने अगर उसने अपने पापा की और अपने माँ बाप की बात मान ली होती, तो शायद यह गलत कदम ना उठाता। आज 3 लोग भी जिंदा होते और शायद ये अपने प्यार से कभी मिल पाता, अगर यह कोशिश करता है तो, या घर से भाग जाता या कुछ भी कर सकता था। लेकिन 3 लोगों की हत्या नहीं होती, एक जिंदगी बर्बाद नहीं होती। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना
या किसी का दिल दुखाना बल्कि कतई नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। ये थी हमारी आज की कहानी। आई होप कहानी आपको पसंद आ गई होगी, कहानी समझ में भी आ गई होगी। कहानी अगर समझ में आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पे अगर नए हैं तो 5-10 सेकंड का टाइम निकाल करके चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा, क्योंकि इसमें बमुश्किल आपके 5 से 10 सेकंड का वक्त लगेगा, लेकिन हमारे चैनल के लिए ये बेहद ही इंपॉर्टेंट है। बाकी मिलेंगे इसी तरह की किसी और वीडियो में किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अलविदा लेना चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत।